गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था ब्लीचिंग का चैप्टर हमारा चल रहा है। ब्लीचिंग के अंदर हमने ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट किए थे, 5 प्रकार के आपको उसके अंदर व्यंजक बताए थे। आज की क्लास में हम करेंगे रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट, जो दूसरे प्रकार की थी उसकी बात करेंगे। सेकेंड टाइप की जो व्यंजक है हमारा अपकारक या अपचयन व्यंजक। इंग्लिश में इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट। रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट है, ये 2 प्रकार के होते हैं। रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट थे वो 5 प्रकार के होते थे। तो जो ये 2 प्रकार के हैं वो कौन से हैं? पहला है इसके अंदर सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड है पहला, और जो दूसरा है इसके अंदर वो है सोडियम हाइपोसल्फाइड। हाइड्रोसल्फाइड दो प्रकार के हैं, सोडियम बाइसल्फाइड और दूसरा है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ये जो रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट है, सबसे पहले हम इन्हीं की बात करते हैं। जो अवकारक ब्लीचिंग एजेंट है या अपचयन व्यंजक है, इनके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट थी उसमें तो जो पदार्थ हैं उनके अंदर ऑक्सीजन होती थी और वो पानी में घुलने के बाद में वो ऑक्सीजन है वो दाग धब्बों के ऊपर क्रिया करती थी और उससे वो दाग धब्बे दूर हो जाते थे। अवकारक जो विरंजक है या अपचयन जो विरंजक पदार्थ है, इनके अंदर क्या होता है? इनके प्रयोग से वस्त्र पर जो लगे दाग धब्बे हैं उनके अंदर ऑक्सीजन होती है। दाग धब्बों के ऊपर जो वस्त्र के ऊपर दाग धब्बे लगे होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन होती है। जब हम इन पदार्थों का प्रयोग करते हैं अवकारकों का, तो उनके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो विमुक्त हो जाती है, यानी रिलीज हो जाती है। और उनके रिलीज हो जाने से, ऑक्सीजन के अलग हो जाने से जो दाग धब्बे के जो तत्व हैं वो विघटित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं और दाग धब्बे आसानी से दूर हो जाते हैं। अवकारक व्यंजकों का प्रयोग जो प्राणिज रेशे हैं उनके लिए उपयुक्त रहते हैं। प्राणिज रेशे आपको बार बार बता रही हूँ, प्राणिज जो रेशे हैं वो कौन से हैं? ऊन और रेशम है। क्योंकि प्राणिज जो रेशम ऊन और रेशम है, प्राणिज जो रेशे हैं ऊन और रेशम, उसके अंदर क्या है कि जी इनकी प्रकृति, अगर इनको क्षारीय प्रकृति के अंदर डाल दिया जाए, किसी भी पदार्थ की अगर क्षारीय प्रकृति है, अगर हम प्राणिज रेशों को उनके अंदर डाल दें तो वो रेशों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसीलिए जो ऑक्सीकारक विरंजक थे जो हमने पहले बात की, उनके अंदर क्या था कि क्षारीय प्रकृति उनकी ज्यादा थी, इसीलिए उनको या तो तनु घोल के अंदर डालते हैं, जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तब हम उसका डाइल्यूशन यानी तनु घोल बनाकर उसके अंदर हम धब्बों के ऊपर फिर प्रयोग करते थे। अन्यथा जहां पर इनकी जरूरत ना हो हम इनका प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि जो क्षारीय प्रकृति के जो विरंजक होते हैं वो ऊनी और जो रेशम के रेशे हैं, या कहें हम कि प्राणिज जो रेशे हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं।
जांतव्य रेशे हैं वो कोमल और नाजुक होते हैं, इसलिए वो क्षारीय प्रकृति के जो विरंजक हैं उनको सहन नहीं कर पाते हैं, उनकी तीव्रता को सहन नहीं कर पाते। यदि ऑक्सीकारक विरंजकों का प्रयोग हमें करना भी पड़े तो हमने बताया तनु घोल का उसके अंदर प्रयोग किया जा रहा है। अवकारक प्रतिकर्मक भी आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आपको बताया दो है, सोडियम बाइसल्फाइड और एक सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है। इसके अलावा जैसे फेरस सल्फेट है और स्टेन्स क्लोराइड है। इस प्रकार के जो विरंजक हैं ये पाए जाते हैं। पहला हम बात करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड की बात करते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड है एक मृदु प्रकार का तीव्र प्रभावशाली विरंजक होता है ये, और इसका प्रयोग ऊनी एवं रेशमी जो वस्त्र हैं उनके ऊपर दाग धब्बे लग जाते हैं, उन दाग धब्बों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह जांतव्य रेशों के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, इनको सर्वाधिक उपयुक्त इनको माना जाता है, अच्छा माना जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड वस्त्र के संपर्क में आकर सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। जब ये वस्त्र के संपर्क में आते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जिससे दाग धब्बों के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो विमुक्त हो जाती है, अलग हो जाती है, तथा धब्बों के अन्य तत्व भी जो विघटित होकर पृथक यानी कहें तो अलग अलग हो जाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप दाग धब्बे हट जाते हैं। प्रयोग के पश्चात वस्त्र को साबुन अथवा जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके साथ साफ पानी से इनको धो लिया जाता है, परंतु वस्त्र को अधिक देर तक जो ये विरंजक है इनके संपर्क में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये वस्त्र को कमजोर कर देते हैं रेशे को, और इससे वस्त्र के जो रंग होते हैं वो भी निकल जाते हैं, कलर भी फेड हो जाते हैं। दूसरा जो है हमारा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है। यह अवकारक विरंजक जलहीन पाउडर के रूप में बाजार में उपलब्ध होता है। यह सभी प्रकार के वस्त्रों जैसे कि संश्लेषित रेशे हो गए, संश्लेषित रेशे हैं, सूती है, लिनन है, ऊन व रेशम आदि जो रेशे हैं, रेशम आदि प्रकार के जो रेशे हैं, उन सभी के लिए ये जो डाई है वो डाई नहीं विरंजक है वो अच्छी मानी जाती है। ये सभी प्रकार के जो रेशे हैं उन पर आराम से दाग धब्बे जो लगे होते हैं उनको हटा दिए जाते हैं। इसको यूज करने के लिए ये नहीं है कि इसको ठंडे पानी में घोलना पड़ेगा, गर्म स्पेसिफिक नहीं है, इसको चाहे ठंडे में घोले चाहे गर्म पानी में, किसी में भी इसको घोल सकते हैं। जब इसे दाग धब्बों पर लगाया जाता है तो इसमें से O2 को खींच लेता है दाग धब्बों के अंदर से। इसके अन्य तत्व भी आपको बताया विघटित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिससे दाग धब्बे आसानी से दूर हो जाते हैं। वस्त्र पर दाग धब्बे हटाने के लिए चाहे किसी भी प्रकार के विरंजक का प्रयोग किया जाए, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विरंजक क्रिया के पश्चात वस्त्र को साफ स्वच्छ पानी से धो लेना चाहिए। उसको अत्यधिक लंबे समय तक वस्त्र के ऊपर लगा नहीं रहने देना चाहिए, अच्छी प्रकार से साफ पानी से उसको खंगाल कर धोकर सुखा देना चाहिए। अन्यथा आपको बताया था इसका परिणाम क्या होता है, अगर हम लंबे टाइम तक विरंजक को वस्त्र के ऊपर छोड़ देते हैं तो उससे एक तो
वस्त्र के जो रेशे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और दूसरा क्या नुकसान पहुंचाते हैं, ये वस्त्र के कलर को फेड कर देते हैं, उसको रंगहीन कर देते हैं। तो ये था हमारा ब्लीचिंग का। अब इसके अलावा कई और प्रकार के भी विरंजक होते हैं। धुलाई के अन्य प्रतिकर्मक भी पाए जाते हैं, अदर लॉन्ड्री री एजेंट्स भी होते हैं। कौन से होते हैं, ये तो हो गया हमारे दोनों प्रकार के विरंजक। धुलाई के अन्य प्रतिकर्म क्या है, अदर लॉन्ड्री री एजेंट्स, अदर लॉन्ड्री री एजेंट्स है धुलाई के अन्य प्रतिकर्म। साबुन, शोधक पदार्थ, अपमार्जकों या कहीं विरंजकों के अतिरिक्त धुलाई के, हमने पहले किसकी बात की, धुलाई के साबुन की बात की, डिटर्जेंट्स की बात की, अपमार्जक की बात की, फिर हमने नील की बात की, फिर हमने विरंजकों की बात की। इन सब के अतिरिक्त भी और भी प्रतिकर्मक होते हैं, जो ग्रीस, वसा, तेल, धातु, रंग, मैल, चिकनाई युक्त दाग धब्बों एवं अन्य गंदगी को दूर करते हैं। प्रतिकर्मकों की प्रकृति के अनुसार इन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे उनकी प्रकृति है उन्हीं के आधार पर उनको उस कैटेगरी में डाल दिया गया। तो कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले अम्लीय प्रतिकर्मक, क्षारीय प्रतिकर्मक, तीसरे प्रकार के हैं इसके अंदर चिकनाई अवशोषक, चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक, और जो चौथा है वो है चिकनाई गोलक प्रतिकर्मक। ये चार प्रकार के और प्रतिकर्मक होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, चिकनाई अवशोषक और चिकनाई गोलक। अम्लीय जो प्रतिकर्मक होते हैं ये धुलाई कार्य में दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतिकर्मक अम्लीय स्वभाव के होते हैं। इन प्रतिकर्मकों का उपयोग है वो जांतव्य रेशे, जांतव्य रेशे आपको कौन से बताए थे, ऊनी रेशमी वस्त्रों, ऊनी और रेशमी जो रेशे हैं उनसे निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनके लिए ये उपयुक्त माने जाते हैं। यानी आपको बताया था कि पिछले जो बात की थी कि क्षारीय प्रकृति के जो प्रतिकर्मक है या कहें हम विरंजक, जो भी बात की, अगर उनको हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर लगाएंगे तो वो उनको खराब कर देंगे। तो अम्लीय प्रतिकर्मक है वो किसके ऊपर लगाए जाते हैं, अम्लीय प्रकृति के जो भी किसी भी साबुन की बात करें, चाहे हम डाई की बात करें, चाहे हम विरंजक की बात करें, वो हम जांतव्य जो रेशे हैं उनके ऊपर प्रयोग करते हैं। और जो क्षारीय प्रकृति है वो किसके लिए, वो आगे बात करेंगे हम। तो जांतव्य रेशों में अम्ल के प्रति अधिक सहनशीलता होती है, इसके कंपैरिजन में क्षारीय के कंपैरिजन में। वो अम्ल को तो सहन कर सकते हैं लेकिन क्षारीय प्रकृति को सहन नहीं कर पाते, इस वजह से क्षारीय प्रकृति में जाते ही उनके रेशे खराब हो जाते हैं। फिर भी इनका प्रयोग
जब हमें करना भी पड़ जाए अगर, तो हम इनका तनु घोल का प्रयोग करते हैं। तनु घोल बनाकर हम इनका यूज करते हैं, जिससे रेशे जहाँ तक संभव हो सके अम्लीय प्रतिकर्मक से सूती एवं लिनन वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे नहीं छुड़वाने चाहिए। अम्लीय से तो हमें कौन से दाग धब्बे नहीं छुड़वाने चाहिए? सूती और लिनन वगैरह जो होते हैं इनका प्रयोग इनके ऊपर नहीं करना चाहिए। इनके ऊपर इनका प्रयोग वर्जित नहीं है। इसका प्रयोग हम किसके ऊपर कर सकते हैं? हम प्राणिज जो रेशे हैं, प्राणिज रेशे, उनके ऊपर इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्राणिज यानी ऊन और रेशम, ये हमारे दो प्राणिज रेशे हैं, तो इनके ऊपर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अम्लीय जो प्रतिकर्मों को उदासीन करने के लिए बोरेक्स या अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। इनकी प्रकृति उदासीन करने के लिए हम बोरेक्स या अमोनिया का प्रयोग करते हैं। इनको मिला देने से इनकी जो प्रकृति है वो कैसी हो जाती है? उदासीन हो जाती है, यानी कम काम करते हैं ये रेशों के ऊपर। इस प्रकार से ये हमने किया। इसके अंदर भी कई प्रकार के होते हैं। अम्लीय प्रतिकर्मक कई प्रकार के हैं, जैसे कि हम इनको बता देते हैं। अम्लीय प्रकृति के कौन से प्रतिकर्मक है? एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। इसके अंदर और है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल है। नींबू का नमक, नींबू का नमक, साल्ट ऑफ लेमन कहते हैं इसको। और फिर ओलिक अम्ल, ये चार प्रकार के होते हैं। अम्लीय प्रतिकर्मक है वो चार प्रकार के, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, नींबू का नमक और ओलिक अम्ल, ये चार प्रकार के पाए जाते हैं। अगला है इसके अंदर, ये हो गई अम्लीय की बात की हमने। अब करते हैं क्षारीय प्रकृति के। क्षारीय प्रतिकर्मक कौन कौन से होते हैं? क्षारीय प्रतिकर्मक आपको बताया था अभी, ये ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ये जो वानस्पतिक रेशे हैं, सूती, लिनन, इस प्रकार के जो रेशे हैं जूट इत्यादि में, उनके लिए ये उपयुक्त माने जाते हैं। इसके अंदर वो ही प्रतिकर्मक आते हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। कपास हो गया, लिनन, जूट आदि के रेशों को के जो रेशे हैं वो क्षारीय प्रकृति को सहन कर सकते हैं, अतः रेशों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। फिर भी अगर इनका यूज करना पड़े तो तनु घोल बनाकर, सांद्र घोल बनाकर इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इनका जो सांद्र घोल है वो उपयोग में नहीं लाना चाहिए, तनु घोल को इसको प्रयोग में लाना चाहिए। ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों पर इनका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनको रेशों को नुकसान पहुंचा देते हैं। पहले भी बताया, बार बार ये चीज आपको बता रही हूँ, तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें यही पूछा जाता है ये कौन से रेशों के लिए उपयुक्त होते हैं और कौन से के लिए नहीं होते हैं।
चाहिए, तनु घोल ही उपयोग में लाना चाहिए। क्षारीय प्रतिकर्मक कौन सा होता है? धोने वाला सोडा होता है। एक तो धोने वाला सोडा, या कहें हम धोने वाले सोडे को क्या कहते हैं? ध्रुवीय सोडा भी कहते हैं इसको। धोबिया सोडा, इसको धोबिया सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग धुलाई की क्रिया में मुख्यतः अधिकांशतः किया ही जाता है और यह पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है और गर्म पानी में शीघ्रता से घुल जाता है और यह कठोर जल को भी मृदु बना देता है। पानी में शीघ्रता से घुल जाता है, कठोर पानी को भी मृदु बना देता है। अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है कपड़े धोने के लिए। धोने वाला जो सोडे का उपयोग अम्लीय जो प्रतिकर्मक को निष्प्रभावी करने के लिए भी किया जाता है। धोने वाला सोडा हाथों व उंगलियों की त्वचा के लिए भी स्वास्थ्यकर नहीं माना जाता है। इससे हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचता है, उंगलियों इत्यादि को ये नुकसान पहुंचाता है। अगला है इसके अंदर अमोनिया। अमोनिया एक शक्तिशाली तीव्र प्रतिकर्मक होता है। इसका तनु घोलहीदार धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अमोनिया की जो गंध होती है वो बड़ी ही तीखी और तीव्र गंध होती है, इसकी जो गंध होती है। अतः ढक्कन का बोतल का ढक्कन खोलते ही बड़ी ही गंदी स्मेल इसमें से, तीखी और बड़ी गंदी स्मेल इसके अंदर से आती है, नाक में बड़ी फटाक से चली जाती है, जिससे इसकी सांद्रता का आभास हो जाता है कि ये कितनी तीव्र है। अगला इसके अंदर है, एक और आपको बताया है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट है और एक और है इसके अंदर बोरेक्स है। ये क्षारीय प्रतिकर्मक है। धोने वाला सोडा, अमोनिया, अमोनियम कार्बोनेट और बोरेक्स। अमोनियम कार्बोनेट है वो मृदु एवं कठोर प्रकार का प्रतिकर्मक होता है। बोरेक्स की तरह ही ये प्रयोग किया जाता है। अभी बताऊंगी कि सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए ये अनुकूल होते हैं। प्रथम बार की धुलाई में ऊनी वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है अमोनियम कार्बोनेट को। और जो बोरेक्स है मृदु एवं कोमल जो दोनों प्रकार के पानी में उनके लिए प्रयुक्त माना जाता है। गर्म जल में अधिक क्रियाशील होता है। ये वाला जो बोरेक्स होता है वो गर्म पानी में जल्दी क्रिया करता है। सभी वस्त्रों के लिए इसको उपयुक्त माना जाता है। अम्ल के उदासीनीकरण में उपयोग किया जाता है। कलफ करते समय बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। कलफ मीन्स हम जब वस्त्रों पर स्टार्च लगाते हैं, मांड लगाते हैं, तब बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। व्यंजक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अभी हमने व्यंजक की बात की तो उसके रूप में भी यानी दाग धब्बों को हटाने के लिए भी बोरेक्स का यूज किया जाता है। ये रेशमी और ऊनी वस्त्रों के लिए भी उपयुक्त यानी अनुकूल माना जाता है। तो ये थे हमारे क्षारीय प्रतिकर्मक। अगला हमारा इसके अंदर प्रतिकर्मक आपको बताया था, कौन सा था? चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक। तीसरे प्रकार के जो आपको बताए हैं
वस्त्रों पर लगे चिकनाई के जो दाग धब्बे होते हैं उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हम चिकनाई लगे वस्त्रों के ऊपर इनको डाल देते हैं तो वो उनको चिकनाई को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हें साफ कर देते हैं। चिकनाई के हट जाने से धूल कण एवं अन्य गंदगी भी शीघ्रता से साफ हो जाती है। आप कई बार देखते हैं कि जिस वस्त्र के ऊपर चिकनाई लग जाती है और उसको थोड़ी अगर हाथों हाथ साफ ना करें तो उसके ऊपर धूल मिट्टी गंदगी लगकर इतना गंदा लगने लग जाता है वो बहुत ज़्यादा। तो उसको चिकनाई अवशोषक जो पदार्थ है, अवशोषक से ही पता चल रहा है कि सूखे पाउडर के रूप में होती है और जब इनको चिकनाई लगे वस्त्रों के ऊपर डाल देते हैं तो ये उसको अपने अंदर चिकनाई को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। चिकनाई अवशोषक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मुल्तानी जो मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी हो गई, फ्रेंच चॉक हो गया, नमक हो गया, मुल्तानी मिट्टी, फ्रेंच चॉक, ब्रेड का पाउडर, ब्रेड का पाउडर हो गया, नमक हो गया, ये भी अवशोषक का काम करता है, नमक है, और ये आटे का चोकर, या हम पाउडर वगैरह भी घर पर यूज करते हैं, पाउडर इत्यादि को भी यूज किया जाता है। मैग्नीशियम पाउडर है, इसको भी या कहें हम इसको टेल्कम पाउडर कहते हैं। पाउडर कौन सा होता है? टेल्कम, टेल्कम पाउडर है और मैग्नीशियम पाउडर। ये चिकनाई अवशोषक पदार्थ होते हैं। इसको जब भी कपड़े के ऊपर ये दाग धब्बे लग जाते हैं, इनको टेबल या समतल जमीन पर उस कपड़े को बिछा दिया जाता है और बिछाने के बाद इनमें से कोई भी किसी का भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सभी पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो उसके ऊपर आप इक्वली स्प्रेड कर देंगे, उसके ऊपर लगा देंगे चिकनाई जहाँ पर है और थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ देंगे। आप थोड़ी देर बाद में उसको देखेंगे कि उस जगह से चिकनाई अवशोषित कर ली जाती है। किसके द्वारा? इन पदार्थों के द्वारा जो हमने लगाए थे उनके द्वारा वो अवशोषित कर ली जाती है। फिर हम कपड़े को झाड़कर, ब्रश द्वारा झाड़कर साफ कर देते हैं तो वहां से धब्बा है, वो चिकनाई वाला धब्बा है वो हट जाता है। और कई बार क्या करते हैं, कागज रख के हम उसके ऊपर प्रेस कर देते हैं, तब भी वो जितनी चिकनाई कपड़े के ऊपर होती है वो उसका कागज के अंदर आ जाती है। तो ये है हमारे चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक। अगला है चिकनाई घोलक प्रतिकर्मक। घोलक माने जाते हैं। इससे रेशों को कोई हानि नहीं होती है इनके प्रयोग से, तथा दाग धब्बे भी आसानी से छूट जाते हैं और इनसे वस्त्र के जो रंग है वो भी प्रभावित नहीं होते हैं। चिकनाई घोलक जो पदार्थ हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, ये तीव्र ज्वलनशील एवं वाष्पशील होते हैं, अतः इनका उपयोग बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। शुष्क धुलाई में चिकनाई घोलक का प्रयोग किया जाता है। जब ड्राई क्लीन करवाते हैं वहां पर इन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ड्राई क्लीन के अंदर इन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये अत्यंत ही ज्वलनशील होते हैं, इसलिए इनका उपयोग बड़ी ही सावधानी के साथ किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला तो हमारा होता है बेंजीन या पेट्रोल। बेंजीन
बेंजीन या पेट्रोल होते हैं ये हमारे। और अगला इसके अंदर होते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है, एसीटोन हो गया, बेंजीन या पेट्रोल हो गया, एसीटोन हो गया, पैराफिन हो गया, पैराफिन है, मिथाइलेटेड स्पिरिट है, तार्किक का तेल है, कैरोसिन ऑयल बोलते हैं, तार्किक का तेल हो गया। और इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी पदार्थ चिकनाई घोलक प्रतिकर्मक के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रयोग बड़ी ही सावधानी के साथ किया जाता है। ये सबसे ज्यादा जो ज्वलनशील है बेंजीन या पेट्रोल है। आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल बड़ा ही ज्वलनशील है, तो इनको बड़ी सावधानी के साथ प्रयोग किया जाता है। ये सभी कहाँ पर यूज किए जाते हैं? ड्राई क्लीन करवाते हैं तब उनका प्रयोग किया जाता है। तार्किक का तेल है वो भी ज्वलनशील होता है। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये अज्वलनशील परंतु वाष्पशील चिकनाई घोलक पदार्थ है और यह काफी महंगा भी है। इसका प्रयोग सभी वर्ग के रेशों पर बिना डर के निर्भय होकर प्रयोग किया जा सकता है। इससे पेंट, जूते की पॉलिश, वार्निश, ग्रीस, चिकनाई, फैब्रिक, रंग आदि के धाग धब्बे बड़ी ही आसानी से छूट जाते हैं या दूर हो जाते हैं। और जो एसीटोन है ये भी वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण विलायक है, परंतु जो मानवकृत रेशा है उसके ऊपर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मानवकृत रेशा कौन सा है? रेयोन है। मैनमेड फाइबर है वो रेयोन है, उसके ऊपर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमारे ये सारे प्रतिकर्मक हो गए हैं और यहीं पर हमारा जो सिलेबस है वो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। जो पैराफिन है वो पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें हाइड्रोकार्बन मिला होता है। इससे पेंट, ग्रीस वगैरह के जो दाग धब्बे हैं उनको दूर किया जाता है। तो इन सभी का हो गया हमारा और यहीं पर हमारा जो पेपर सेकंड है वो यहीं पर खत्म होता है। सिलेबस यहीं पर कंप्लीट है। कल से हम अपना जो नेक्स्ट क्लास है उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारा समझ में आया होगा। तो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।